जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार आप सभी स्टूडेंट का गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कि हिंदी में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में है जो आप लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स और अब ये दूसरा जो है ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कम ऑन। ऑप्शन ए मार्शल रॉबिन्सन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बिल्कुल सही जवाब। तो इकोनॉमिक्स के पिताजी यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है किनको? एडम स्मिथ को। बहुत शानदार। आपको ये जानकर खुशी होगा कि एडम स्मिथ के बाद एक और प्रोफेसर आए जिन्होंने इस इकोनॉमिक्स को दो भाग में डिवाइड किया। पहले को बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोले मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आप बता सकते हैं उनका नाम क्या था? गलत जवाब। गलत जवाब। हाँ, रैगनर फीस। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर रैगनर फीस नाम के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या है? अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट की, यहाँ जितने भी आप मौजूद हैं उसमें से अगर किसी एक बच्चे को नाम लेके उनका पूरा डिटेल्स ले, तो एक 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 करके सभी का जानकारी लेंगे तो मेरे को पूरा क्लास का मालूम होगा। तो यहाँ बड़ा क्या है, एक बच्चा या पूरा क्लास? पूरा क्लास। और सबसे छोटा क्या है? एक बच्चा। तो जब भी आप स्टडी करते हो किसी एक का, ओनली वन यूनिट, तो इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। और अगर बात आप पूरे का करते हैं, एग्रीगेट का करते हैं, सब का करते हैं, तो ये होता है मैक्रो। और दोनों के बीच में एकदम छोटा सा डिफरेंस है, जरा देखो। माइक्रो का स्पेलिंग होता है MICRO और मैक्रो का होता है MACRO। ये सब में एक ही डिफरेंस है, I और A। I का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और A का मतलब होता है एग्रीगेट, समुच्चय, सभी लोगों। तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, माइक्रो या मैक्रो? आवाज सुनाई दे रहा है? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो। पेड़ का एक पत्ता बड़ा होगा या पूरा पेड़ बड़ा होगा? देश का एक आदमी बड़ा होगा या पूरा देश बड़ा होगा? तुम्हारे माथे का एक बाल बड़ा होगा या पूरा खोपड़ी? तो पूरा माथा माइक्रो की मैक्रो? ये पूरा खोपड़िया जो है ना, क्या है? मैक्रो। और उसमें से एक बाल जो है वो, यानी कि अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा? माइक्रो। और अगर पूरा देश का, पूरा विश्व का इस तरह से कुछ पढ़ना हो तो किसका सहारा लेना होगा? तो समझ में आया माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? कि समझा दो? समझ गए ना? समझे ना जी? पक्का ना? वेरी गुड। ऐसे समझते रहना और भाई सब्सक्राइब कर लेना। क्या करोगे ना? पक्का सब्सक्राइब करा। अच्छा लगे तो कमेंट में भी मारना। तो चलिए जरा, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ये तो आप समझ लो। इंट्रोडक्शन में यही होता है। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल
अगर छोटे छोटे चीज़ों की बात करें तो माइक्रो है, और बड़े बड़े चीज़ों की बात करें तो ये मैक्रो है। समझ में आ रहा है बात? तुम्हारे सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की बात करें तो, और कॉलेज में जितना आइटम है सबका बात करें अब समझ में आया? जिसको ताड़ते हैं ओनली वन, क्या हो गया? माइक्रो। अब पूरा का पूरा रांची है का अपने उम्र वाले, ये सब क्या हो गया? मैक्रो। क्या माइक्रो समझ में आया? तो अब चूंकि हम बात करेंगे कि मैक्रो में आपके मन में आ रहा होगा सर ये बड़ा बड़ा बात क्या होता है? अरे छोटा छोटा बात क्या होता है? समझ में आ रही है बात? अगर पहला है, ये वर्ड देखो है बेरोजगारी का स्तर, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में न सब का सब आदमी सरकारी नौकरी में है, नहीं है। यानी यहाँ रोजगार ज्यादा है या बेरोजगारी ज्यादा है? तो बेरोजगारी का अध्ययन करना मैक्रो का है कि माइक्रो का है? मैक्रो का है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब लेकिन रोजगार भी कम है, लेकिन उतना कम नहीं है कि वो माइक्रो हो जाए। रोजगार भी इतना कम नहीं है कि वो माइक्रो हो जाए, वो मैक्रो ही है। अगर बोलेंगे देश में प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रोजगार और बेरोजगारी है। एक आदमी के 3 औलाद, एक बेटा बन गया डीएसपी, एसपी या बड़का जज, अब 2 भाई जो है वो हल चला रहा है, तो ये दोनों भाई का प्रेम से गला मिलेगा? है? दोनों में विवाद होगा कि नहीं होगा? दोनों का, एगो का बेटा जो बड़ा बड़ा सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ेगा और दूसरे का बच्चा जो सरकारी खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ेगा, तो क्या दोनों बच्चे आपस में भाई बन के गले मिलेंगे? तो एक ही परिवार में बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक सरकार चाहता है या उस परिवार का मुखिया, उसके माँ बाप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि ये सारे बच्चों एक दूसरे के बराबर लेवल में आए। हर गवर्नमेंट का लक्ष्य यही होता है कि 1 साल के अंदर देश में बेरोजगारी की संख्या कम की जाए। यानी बेरोजगारी कम करने का मतलब क्या है? कि देश में रोजगार बढ़ाया जाए। बेरोजगारी कम करने का उपाय क्या है? रोजगार को बढ़ाओ या बेरोजगारों को फांसी दो। इसके अलावा कोई उपाय है क्या? तो फांसी देना तो पाप में है, तो अच्छा क्या है? रोजगार बढ़ाना। तो आखिर 140 करोड़ लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे दें? ये छोटा समस्या है या बड़ा समस्या? बड़ा है। तो इसके लिए हमको माइक्रो का चाहिए या मैक्रो का चाहिए? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति का दर। मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। जहां मुद्रा का वैल्यू, देखो मुद्रा और मुद्रा का वैल्यू, अगर कोई चीज 10 रुपये किलो है और तेरे पास 10 रुपया है तो कितना खरीदोगे? 1 किलो खरीदेंगे। अगर उसी वस्तु का दाम 100 रुपया किलो हो जाए और तेरे पास पैसा 10 रुपया रहे तो क्या अब कितना लो? 100 ग्राम। यानी जब दाम कम था तो मुद्रा, उसी मुद्रा के बदले आप 1 किलो सामान खरीद रहे थे, और जैसे ही वस्तु का दाम बढ़ा तो वही पैसा से अब आप 100 ग्राम खरीद रहे हैं। तो जब वस्तु का दाम बढ़ता है तो मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है? मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है या घटता है? अरे ये बात समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर दाम था 10 रुपया तो आप खरीदते थे 1 केजी, ठीक है? और अब जैसे इसका रेट यानी प्राइस अगर 10 रुपया, अब अगर ये प्राइस अगर हो जाए 100 रुपया तो आप खरीदेंगे सिर्फ 100 ग्राम। तो ये जो पैसा था 10 रुपया, उसका वैल्यू बढ़ा कि घटा? पहले 10 रुपया में 1 किलो खरीदते थे,
और अब एक 10 रुपया में 100 ग्राम खरीद रहे हैं, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा या घटा? घटा। ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर 10 रुपये किलो था, कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही चीज 1 रुपया किलो हो जाए। वही चीज 1 रुपया किलो हो जाए, तो आप 10 रुपया में कितना खरीदोगे? अब मुद्रा का मूल्य बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो मुद्रा का मूल्य जब बढ़ेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, और मुद्रा का मूल्य घटेगा तो सामान कम मिलेगा। तो इसी को कम हुआ तो इन्फ्लेशन, बढ़ा तो डिफ्लेशन। मतलब मुद्रा स्फीति या अवस्फीति कहते हैं। और ये दोनों का दोनों समाज के लिए बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? जब आपको सामान सस्ता मिलेगा तो अच्छा है कि महंगा मिलेगा तो बुरा है? सस्ता मिलेगा तो अच्छा है, और महंगा मिलेगा तो बुरा है। एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, जरा यहाँ पे समझो कि अगर तुम चाह रहे हो कि 10 रुपया में अगर 10 केजी मिले, तो ये कंज्यूमर के लिए क्या है, अच्छा कि बुरा? अच्छा है। अगर 10 रुपया में 10 किलो मिलता है तो हर कंज्यूमर खुश है, ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर 10 रुपया में 100 ग्राम मिले तो कंज्यूमर खुश है क्या? नहीं है। लेकिन जरा आप सेलर की बात करो, अगर सस्ता बेचेगा तो वो खुश रहेगा कि तकलीफ में रहेगा? तकलीफ में रहेगा। ये तो बेचारा दुखी है, इसके लिए तो बहुत बुरा है। और अगर महंगा बिकता है तो इसके लिए क्या है? अच्छा है। अब बताओ कि चाहे कंज्यूमर हो या सेलर हो, दोनों तो समाज में ही रहते हैं। एक किसान पूरा मेहनत किया, 3-4 महीना हजारों रुपया खर्च करके खेत में टमाटर पैदा किया, और जिस दिन टमाटर फला वो सोच रहा था कि टमाटर 40 रुपये किलो बेचेंगे, हम फायदे में रहेंगे। ऐसा नसीब खराब हुआ, मोहल्ले गांव का सब आदमी टमाटर पैदा कर दिया। अब बाजार में जहां देखो वहीं टमाटरे हो गए, यानी टमाटर का सप्लाई ओवरफुल। अब जब बाजार में टमाटर ज्यादा होगा तो उसका दाम बढ़ेगा या घटेगा? अब वो सोचा था 40 रुपये किलो बेचेंगे, अब बाजार में हो गया 10 रुपया में 10 किलो, तो उस किसान के बच्चे 2 वक्त ढंग के खाना खा पाएंगे? कर्ज लेके जो पूरी खेती किया, क्या वो कर्जा चुका पाएगा? क्या वो किसान फांसी लगा के मरने के लिए तैयार रहेगा कि नहीं रहेगा? आज पेपरों में आप देखते हैं कि किसान ने आत्महत्या किया, उसका यही कारण होता है। तो अगर ज्यादा सस्ता होता है तो हमारे किसान मरेंगे, हमारे प्रोडक्शन क्षेत्र मरेगा। और अगर ज्यादा महंगा हुआ तो बाकी के जो कंज्यूमर हैं वो भूखे मरेंगे, कुपोषण से। एक आदमी लेबर का काम करता है, बेचारा 300 रुपया कमाता है और सब्जी खरीदता है 250 का। गलती से कोई बीमार हो जाए तो वो इलाज करवा पाएगा क्या? तो वस्तुओं का यानी मूल्य ज्यादा हो जाए तो भी तकलीफ, कम हो जाए तो भी तकलीफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये व्यवस्था करता है कि वस्तु का दाम ना ज्यादा सस्ता हो ना ज्यादा महंगा हो। ये किसका महत्व है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके लिए क्या करना होगा? अगर टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया, टमाटर लोग खाइए नहीं रहे, तो सरकार बोलेगा कि किसानों तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम हैं, नाम है मेरा भारत माता, तुम सभी किसान मेरे औलाद हो। दुनिया में कोई टमाटर खरीदे नहीं करते, हम खरीदेंगे 40 रुपये किलो। अगर ये सरकार सारे किसानों का टमाटर 40 रुपये किलो खरीदने का अगर वादा करता है, तो बाजार में अगर 21 रुपये किलो होगा तो किसान बाजार में बेचेगा कि गवर्नमेंट को बेचेगा? क्या अब किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत है? वो सुरक्षित हैं कि नहीं? तो ये जो प्लान बनाएगा, अब सरकारी टमाटर का करेगा क्या? तो वही किसान को बोलेगा तू ले 10 लाख रुपया, अब टमाटर छोड़ बेटा, इसका सॉस बनाओ।
टमाटो केचप। टमाटर का उम्र 4 दिन होता है, लेकिन सॉस का उम्र सीधे साल भर होता है। अगर सस्ता के समय टमाटर का केचप बना दिया जाए तो जो टमाटो सॉस आप 70-80 रुपये किलो खरीदते हैं, क्या उसको 50 रुपये किलो खरीदा जा सकता है कि नहीं? तो ये जो आइडिया देगा, ये आइडिया कौन देगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है। समझ में आ रही है बातें? अगर बात समझ में आया तो बोलो यस, वेरी गुड। एकदम जिंदा रहना है स्टडी समय, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो है कुल उत्पादन, कुल उपभोग। कुल उत्पादन, कुल उपभोग। जितना माल बनाए, अगर सारा माल मेरा बिक जाता है तो कोई तकलीफ है हमको? अगर हम टमाटर पैदा किए, 1 क्विंटल बिक रहा है 2 किलो, तो बाकी जो 98 किलो है उसका हम करें क्या? उसका करें क्या? अभी हमने बोला गवर्नमेंट को बेचा जाए, लेकिन आप जानते हैं भारत सरकार कैसा है? आप जानते हैं अगर यही बात चाइना में होता तो चाइना में उसका सॉस बनाता और पूरा दुनिया में बेच देता उस सॉस को सस्ता में। लेकिन इंडिया में आएगा जिस दिन आप पढ़ना छोड़ के सीखना चालू करोगे नया नया आइडिया, तो वो वक्त भी आएगा, उन सरकारों को आप अपना कीमत बता सकते हो कि मैं भूखे नहीं मरूंगा, ना तुमको भूखे मारने देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। कुल उपभोग, कुल उत्पादन। जितना सामान बनाए, अगर वो सारा सामान बिक जाए तो बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, कोई दिक्कत? तो ऐसा मार्केट हम कहाँ से करें? आज पूरा दुनिया से हम 100 रुपया का सामान खरीदते हैं और हमारे देश का सिर्फ 5 रुपया का माल विदेशों में जाता है। यानी हमारा इंपोर्ट जो है वो 100% है और एक्सपोर्ट जो है वो 5%। तो हम कभी करोड़पति बन पाएंगे? क्या सोने की चिड़िया वाला देश बन पाएंगे? इस सीन को उल्टा करना होगा। हमको अगर विश्व में आगे बढ़ना है तो हम लोगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। लेकिन हमारे युवाओं का मेंटालिटी ऐसा है कि लोग प्रोडक्शन में जाने के बजाय जॉब में जाना पसंद करते हैं। आप किसी भी आपसे ही पूछ लूं कि आप चाहते क्या हो, जॉब या प्रोडक्शन? जॉब का मतलब होता है नौकरी, चाहे 10 रुपया मिले या 10 लाख मिले। नौकरी जो करता है वो नौकर होता है। नौकर देखते हो बड़े बड़े नेता बोलते हैं आप लोग पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक। ये विचारधारा को चेंज करना होगा। हमको नौकर के बजाय मालिक बनना होगा। तो उसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हथियार है वो है टोटल प्रोडक्शन। मालिक वही बनेगा जो प्रोडक्शन करेगा, जो उत्पादन करेगा। ठीक है, जब उत्पादन करेंगे तो उसके बाद एक बड़ा समस्या आएगा कि जो सामान हम बना चुके हैं, इस सामान को हम बेचें कहाँ पर? तो बेचने के लिए या तो मार्केट मिलेगा या फिर मार्केट बनाना पड़ेगा। चाइना वाला मार्केट खोजता नहीं है, वो मार्केट बना देता है। अब ऐसा देखो, कोरोना वायरस ऐसा फैलाया कि पूरा दुनिया कोरोना वायरस का डोज खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? वो तो बेचारा सिर्फ वायरस बनाया, प्रोडक्शन किया कोरोना वायरस का। अगर वो बना देता उसका डोज, इंजेक्शन, तो दुनिया उसको भगवान मानता है कि नहीं? तो अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो शानदार, तो मार्केट आपके चरणों में आएगा, भैया हमको दे दो, हमको दे दो। तो मार्केट कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे हम लोग इसी में और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कुल उपभोग, कुल रोजगार, आय, विनियोग, बचत। ये 4 वर्ड है। रोजगार, रोजगार मतलब लोग भूखे ना रहें, हर के जेब में एटीएम हो और एटीएम में मोबाइल फ़ोन जितना बैलेंस हो। मोबाइल फ़ोन का नंबर जो होता है ना 10 डिजिट का, उसी डिजिट में उनका बैलेंस हो। 10-20 करोड़ रुपया अगर सबके अकाउंट में रहे। सब बच्चा लोग मेरा कॉलेज में अगर कार से आवे तो कार पार्किंग तो नेता से ज़्यादा नहीं हो जाएगा हमारे यहाँ। बरसात में कोई टेंशन होता क्या? डायरेक्ट जो है नीचे से लिफ्ट लगाते, कार का ढक्कन खुलता खिड़की से कम होता कि नहीं? क्यों? जब ये रोजगार होता, लोगों का आय होता।
आय का मतलब इनकम होता। और ध्यान देना, जब भी इंसान का इनकम होता है बच्चा लोग, तो इनकम पूरा का पूरा लाइफ के काम आता है कि कुछ भविष्य के भी काम आता है। इंसानी नेतर दुनिया में जितना भी जानवर है वो लोग कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। एक शेर अभी हिरन मारेगा, अपने खाएगा, फैमिली के साथ दम भर खाएगा, दम भर रेस्ट लेगा, अगला बार जब भूख लगेगा तो शिकार करने जाएगा। अपने लोग मानव समाज है, आज अगर लाख रुपया कमाया है तो लाख कभी खर्चा करते ना, बेटी के ब्याह करना है, बच्चा को पढ़ाना है, अगला महीना दिवाली है, दशहरा है, 1000 रुपये उड़ा नहीं कि नहीं। तो इसीलिए इनकम को पूरा नहीं कर, खर्च नहीं करता है। जो भी इनकम होता है, इस इनकम में जितना खर्च हो पाए और उसके बाद कोशिश करता है कि कुछ पैसा बच जाए, तो जो बच जाए वो कहलाता है सेविंग्स। यही सेविंग्स को हम लोग बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।